इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है वैभव शिवहरे और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस समय हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो दूसरा कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट का नाम है यूरोप कॉन्टिनेंट। तो फटाफट से इस क्लास के साथ कनेक्ट हो जाएं ताकि हम क्लास की शुरुआत कर सकें। सो लेट्स कनेक्ट एज सुन एज पॉसिबल so that we can start our class. हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सब लोगों का। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, फिर इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और आज हमें पढ़ना है यूरोप कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट के सारे फीचर्स हम कवर करेंगे इसमें। चलिए, तो एशिया के फीचर्स पर हम डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एशिया, ठीक है। एशिया के साथ अब डिस्कस होगा हमारा यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप देखोगे इस पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, यूरोपियन जो पूरा कॉन्टिनेंट है इसको हम कॉन्टिनेंट कहना ठीक नहीं होगा। कॉन्टिनेंट कहना क्यों नहीं ठीक होगा? इसलिए चूंकि आप देखोगे ज्योग्राफिकली, अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफिकली यूरोप जो है कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। क्योंकि कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन होती है कि वो चारों ओर से किससे घिरा हुआ होना चाहिए? चारों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ होना चाहिए। आप दुनिया का कोई भी कॉन्टिनेंट देखो, चाहे आप नॉर्थ अमेरिका को देखो या साउथ अमेरिका देखो, अफ्रीका देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, चारों जो है सभी कॉन्टिनेंट चारों ओर से दे ऑल आर सराउंडेड बाय द वाटर बॉडी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ये सारे के सारे वाटर बॉडी से
सराउंडेड हैं, ठीक है। सो अगर ये चारों वाटर बॉडी से सराउंडेड हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो या वो साउथ अमेरिका हो, फिर चाहे वो आपका इधर ये अफ्रीका हो, फिर इधर आपका सॉरी ये चाहे आपका एशिया कॉन्टिनेंट हो, और फिर यहां पर ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया। बट यूरोप के केस में क्या है कि यूरोप को बेसिकली आप देखोगे तो ये यहां से पूरा का पूरा यूरोप, और ये इधर ये जुड़ रखा है एशिया के साथ। मतलब यूरोप और एशिया ये दोनों कॉन्टिनेंट देखोगे तो दोनों कॉन्टिनेंट सेपरेट नहीं है। हालांकि बाद में लोगों ने इसको यूरोप और एशिया में अंतर बताने के लिए कह दिया कि यहां पर एक माउंटेन है, यूराल माउंटेन, और यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप दोनों को सेपरेट कर रहा है। यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप दोनों को अलग कर रहा है। लेकिन आप देखोगे तो ये यहां पर है एशिया और ये है यहां पर यूरोप। यूराल माउंटेन से सेपरेट हो रहा है, लेकिन कोई सेपरेट वाटर बॉडी नहीं है जिससे हम यूरोप को अलग से अलग एंटिटी के रूप में देख सकें। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहां पर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा रीजन है, पूरा का पूरा क्षेत्र है, और इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आप देखोगे यहां पर हमने इसको देखा कि ये एशिया के साथ जुड़ा हुआ है। इधर तो जरूर है कि इधर ये अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है। तो पॉलिटिकली तो यूरोप, पॉलिटिकली अगर बात करें तो पॉलिटिकली यूरोप एक सेपरेट कॉन्टिनेंट है, नो डाउट अबाउट इट। बट लेकिन ज्योग्राफिकली यूरोप एक कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है। और याद रखिएगा यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है, जिसको हम प्रायद्वीपों का द्वीप कहते हैं। यूरोप को हम कहते हैं प्रायद्वीपों का द्वीप। क्यों कहते हैं यूरोप को प्रायद्वीपों का द्वीप? यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का द्वीप कहते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। अब प्रायद्वीपों के प्रायद्वीप का मतलब क्या हुआ? पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला। क्यों? क्योंकि अगर आप यूरोप को देखोगे ठीक प्रकार से, अगर आप यूरोप के मैप को अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया तो आप यहां पर ये देखिएगा कि यूरोप अपने आप में एक पेनिनसुला है। क्योंकि यूरोप चारों ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड नहीं है, यूरोप तीन ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड है। यूरोप देखो, एक तो यहां से वाटर बॉडी से सराउंडेड है, यहां से वाटर बॉडी से सराउंडेड, और यहां से वाटर बॉडी से सराउंडेड है। यूरोप जो है तीन ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड है, चार ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड यूरोप नहीं है। चलिए ये बात हमको समझ में आएगी। तो अब जब यूरोप तीन ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड है तो निश्चित रूप से हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम पेनिनसुला बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत सारी प्रायद्वीप हैं। जैसे आप देखोगे, जैसे ये स्पेन और पुर्तगाल अपने आप में एक प्रायद्वीप है, आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। इधर पर आपको देखोगे तो यहां पर ये आपको ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला दिखाई देगी। ये जो इटली वाला जो रीजन है ये भी अपने आप में एक पेनिनसुला है। ग्रीस जहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ये भी एक पेनिनसुला है। तो इस प्रकार से ढेर सारी यहां पर आपको पेनिनसुला या प्रायद्वीप देखने को मिल रहे हैं। इसलिए यूरोप महाद्वीप को, याद रखिएगा, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला की संज्ञा या श्रेणी दी जाती है, ठीक। चलिए, तो अब हम करना क्या है, हमें इसमें यूरोपियन कॉन्टिनेंट के यूरोप के पहले हम पॉलिटिकल मैप को अच्छे से देखेंगे, और पॉलिटिकल मैप के बाद हम इसके फिर फिजिकल मैप को देखेंगे। तो पॉलिटिकल एंड फिजिकल दोनों पार्ट्स को इसको हमें समझना, यूरोप का पॉलिटिकल मैप और फिर उसके बाद आएगा यूरोप का फिजिकल मैप। तो यूरोप के पॉलिटिकल मैप में हम क्या करेंगे? यूरोप के पॉलिटिकल मैप में हम सारी पहले कंट्रीज, यूरोप की सारी कंट्रीज, ठीक है। और फिजिकल मैप में यूरोप में हमें देखना है यूरोप के माउंटेन्स, यूरोप में रिवर्स, यूरोप में स्ट्रेट, यूरोप में कोई जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है तो उसको भी देखेंगे। यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है, यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में आता ही नहीं हो, तो ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आता तो कोई ट्रॉपिकल डेजर्ट वहां पर नहीं है। तो ऐसा कोई डेजर्ट नहीं है वहां पर यूरोप में। तो पॉलिटिकल मैप में सारी कंट्रीज की लोकेशन, और फिर फिजिकल मैप में हम ये सारे फीचर्स आज देखने वाले हैं, स्पेशली उसके माउंटेन्स और यूरोप में फ्लो होने वाली रिवर्स एंड देन स्ट्रेट्स, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आज हमारा फोकस रहेगा, एटलस निकाल लीजिए आप लोग, जिन लोगों ने अभी तक एटलस नहीं निकाली है।
एटलस जरूर निकाल लें सारे बच्चे, ठीक है। जो लोग इस वक्त क्लास को देख रहे हैं सभी लोग एटलस जरूर निकाल लीजिए, एटलस ओपन कर लीजिए और एटलस में आप यूरोप का पॉलिटिकल मैप निकाल लीजिए, ठीक है। एटलस में यूरोप का पॉलिटिकल मैप निकाल लीजिए, ये मैंने अपने सामने यूरोप का पॉलिटिकल मैप लगा रखा है, ठीक। लास्ट में फिर एक ब्लैंक मैप भी है, फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, यूरोप के प्रमुख सागरों पर चर्चा करेंगे, मुख्य सागरों पर चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीजें आज हमें यूरोप में देखनी है। लेकिन इस क्लास में हम यूरोप को समाप्त कर देंगे और फिर इसी के साथ हमारा ये जो है पूरा सेगमेंट भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा सेगमेंट भी हमारा समाप्त हो जाएगा और ये आज हमारी इस तरीके की लास्ट क्लास होगी, है ना, आप लोगों की ये लास्ट क्लास होगी, ठीक। आप देखो जरा, सबसे पहले आप जरा पॉलिटिकल मैप निकालिए। तो पॉलिटिकल मैप में आप देखोगे तो यूरोप को, जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस क्लास में कि जैसे एशिया को मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, नॉर्थ एशिया है, साउथ एशिया है, वेस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने। इसी प्रकार से हम यहाँ पर यूरोप को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। और जब हम यूरोप को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, है ना, ठीक। वेस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। इसको हम देखेंगे, क्लियर। तो आप देखो जरा ध्यान से, तो वेस्टर्न यूरोप में आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिस पर आपको फोकस करना चाहिए, सुनिएगा जरा ध्यान से। कंट्रीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, ठीक। तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहां पर है आपको एक कंट्री आपको दिखेगा, जैसे जैसे बताता जा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग ऑब्जर्व करते जाइएगा। सबसे पहले आपको एक दिखाई दे रहा है यूनाइटेड किंगडम, ठीक। यूरोप का ये हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, शहर है इसका प्रमुख लंदन, ठीक है। और इधर आपको दूसरा कंट्री मिलेगा जिसका नाम है आयरलैंड, ठीक, आयरलैंड। चलिए, इसके बाद आप आओगे तो इधर आप आओगे तो इधर कुछ कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले इधर आइए, तीसरे नंबर पर एक देश यहां पर देखने को मिलेगा आपको, पुर्तगाल, ठीक। तीसरे नंबर पर एक कंट्री देखने को मिलेगी पुर्तगाल, लिस्बन उसकी राजधानी है। चौथे नंबर पर एक देश मिलेगा आपको स्पेन, ठीक है, और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, ठीक। इसके बाद पांचवें नंबर पर आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है फ्रांस। तो तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर एक देश मिल रहा है आपको फ्रांस। और दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांस और स्पेन दोनों आपस में बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, फ्रांस और स्पेन जहां बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अपने एटलस में देखिएगा, फ्रांस और स्पेन जहां बाउंड्री बना रहे हैं वहीं पर एक और देश है और उस देश का नाम है एंडोरा, ठीक है। उस देश का नाम है एंडोरा। देखो, जहां पर ये बाउंड्री बना रहे हैं वहां पर इस देश का नाम है एंडोरा, ठीक। देखिए जल्दी से, फटाफट से, छोटा सा एक देश है, एंडोरा नाम का एक देश है, आप फटाफट से देख लीजिए। 6 नंबर पर एक कंट्री है जिसका नाम है एंडोरा, ठीक। देखिए जल्दी से, तो नंबर 1 पर है यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, पुर्तगाल, लिस्बन, स्पेन, मैड्रिड। फिर आप देखोगे फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फिर इधर आपको मिलेगा स्पेन और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। एक छोटा सा देश और मिलेगा आपको, एंडोरा। फटाफट से देखिए एटलस में, एंडोरा एक छोटा सा देश है, लैंडलॉक कंट्री। अच्छा, एंडोरा से जब आप और ऊपर आओगे तो फ्रांस मिलेगा, और फ्रांस के बाद आपको एक और देश मिलेगा 7वें नंबर पर, और इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। देखो आप, इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। देखिए जल्दी से फटाफट से एटलस में, एक कंट्री मिलेगी आपको स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड से आप परिचित ही हैं, ठीक है, बर्न इसकी कैपिटल है। इसके बाद आप आओगे, स्विट्जरलैंड से ऊपर आओगे तो आपको 8वें नंबर पर एक बड़ा सा देश मिलेगा जिसका नाम है जर्मनी, बर्लिन उसकी राजधानी है, ठीक। जर्मनी, देखिए कितने लोगों को जर्मनी मिल गया, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। अच्छा, अब आप देखोगे तो जर्मनी के वेस्ट में आपको 2 कंट्रीज और दिखाई देंगी, ठीक। एक तो देश दिखाई देगा दोस्तों आपको जिसका नाम है बेल्जियम, एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है बेल्जियम, ये है बेल्जियम, ठीक, ये है आपका रहा बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है। और 10वें नंबर पर एक देश दिखाई देगा आपको जिसका नाम है नीदरलैंड, एम्स्टरडैम उसकी कैपिटल है, ठीक। तो एक देश मिल गया आपको, कौन सा, ब्रुसेल्स, बेल्जियम उसकी कैपिटल है। दूसरा देश मिलेगा आपको एम्स्टरडैम, दूसरा कंट्री मिलेगा आपको नीदरलैंड, एम्स्टरडैम उसकी कैपिटल है। अच्छा, जहां पर अब आप देखिएगा एक और छोटा सा देश है, एक और स्मॉलेस्ट कंट्री है जिसका नाम है लग्जमबर्ग। ये देखिए, एक और छोटा सा देश है इसका नाम है लग्जमबर्ग। ये देखिए,
लग्जमबर्ग। ठीक, डन। लग्जमबर्ग बिल्कुल वहीं पर है, देखेंगे जहां जर्मनी है, बेल्जियम है, फ्रांस है, तो जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा देश दिखेगा आपको, उसका नाम है लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग हो गया, लग्जमबर्ग के बाद जर्मनी हो गया, जर्मनी से और ऊपर चढ़ते हुए आओगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट देश मिलेगा जिसका नाम है डेनमार्क। तो एक देश मिलेगा 12वें नंबर पर जिस देश का नाम है डेनमार्क। ये है आपका डेनमार्क। ठीक, क्लियर, डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी है, याद रखिएगा, कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, इंपॉर्टेंट, उसको याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, सब लोग अपनी एटलस में जरूर देखते जाएं, देख रहे हैं या नहीं? सभी लोग अपनी एटलस में जरूर देखते रहिए। ठीक है, चलिए, डेनमार्क के बाद और अगर अगले देश की हम बात करें तो ये तो बात हो रही है डेनमार्क की। अब जब डेनमार्क की बात हो रही है तो चलिए ऊपर देख लेते हैं, एक कंट्री और है जिसका नाम है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे, राजधानी है नॉर्वे की ओस्लो। मिल रहा है आप लोगों को? एक देश है नॉर्वे, ऊपर देखिए नॉर्वे, और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। 14 नंबर पर एक और देश दिखाई देगा जिसका नाम है आपको स्वीडन, जिसका नाम है स्वीडन, और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन के बाद नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, इसके बाद एक और देश मिलेगा आपको फिनलैंड। तो 15 नंबर पर एक देश मिलेगा, उस देश का नाम है फिनलैंड, और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। ये आप देखो, आपको मैंने दिखाई दिया, ये देखो आप, स्वीडन था, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। ठीक है ना, डन। अच्छा, अब इसके बाद यहां से नीचे उतर के आएंगे। अब तो यहां से नीचे उतर के आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट देश हमें देखना है। और यहां जो आप देश देख रहे हो, 16वें नंबर पर एक कंट्री आपको दिखाई दे रही है, और उस कंट्री का नाम है आइसलैंड। और आइसलैंड की कैपिटल आपको दिख रही होगी, लिखा होगा रेक्सयाविक। यह विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। क्या है ये? ये विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है ना, विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है आइसलैंड, डन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसकी राजधानी, आइसलैंड की राजधानी है रेक्सयाविक। उसके बाद आप आओ इस तरफ, है ना, इधर आते हैं तो स्विट्जरलैंड के नीचे एक और देश मिलेगा 17वें नंबर पर। एक देश मिलेगा 17वें नंबर पर जिसका नाम है इटली। इटली, कितने लोगों को इटली दिख रहा है? इटली तो बड़ा सा शहर है, दिख गया होगा इटली। और अगर आपको इटली मिल गया है, इटली अगर आपको मिल गया है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है? ये है मेडिटेरेनियन सी। ये है मेडिटेरेनियन सी। इटली जो है बूट शेप कंट्री है, जूते के आकार का है, और रोम इसकी राजधानी है। देखिए रोम, ये इसकी कैपिटल है। फ्लोरेंस नाम का एक शहर है यहाँ पर, वेनिस नाम का एक शहर है। दोस्तों, ये वही फ्लोरेंस शहर है जहां से पुनर्जागरण शुरू हुआ था। यूरोप के डार्क एज के बाद, अंधकार युग के बाद यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हुआ था इटली के फ्लोरेंस से ही। तो ये वही फ्लोरेंस शहर है। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, इसके बाद आप आओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक देश और मिलेगा। यहां पर देखिएगा, इटली में हम खड़े हुए हैं इस वक्त, और इटली में अगर आप खड़े हैं तो 18वें नंबर पर एक देश में दिख रहा है आपको। और दोस्तों, इस 18वें नंबर वाले देश का नाम है वियना। देखिए, इस देश का नाम है वियना। ठीक है, वियना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ऑस्ट्रिया है और उसकी कैपिटल है वियना। देश का नाम है ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। 19 नंबर पर एक और कंट्री मिलेगा आपको यहां पर, 19 नंबर पर, और जिसका नाम है, ये 19वें नंबर पर एक देश मैंने जो अभी मार्क किया है, इस देश का नाम है, देखिए, चेक रिपब्लिक। ठीक है, और चेक रिपब्लिक, इसकी राजधानी क्या है? प्राग। 19वें नंबर पर एक देश है चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, और राजधानी है उसकी प्राग। ठीक, तो ऑस्ट्रिया के ठीक ऊपर है चेक रिपब्लिक, राजधानी उसकी प्राग। उसके बाद 20वें नंबर पर एक बड़ा सा देश दिखाई दे रहा है आपको, और दोस्तों उस देश का नाम है पोलैंड, और राजधानी उसकी वार्सा। पोलैंड और राजधानी उसकी वार्सा। उसके और नीचे आएंगे आप तो एक और देश मिलेगा 21 नंबर पर, जिसका नाम है स्लोवाकिया। 21 नंबर पर एक और देश है जिसका नाम है स्लोवाकिया। ठीक, और उसके बाद आप देखोगे नीचे आओगे, 22 नंबर पर आपको एक और देश मिलेगा जिसका नाम है हंगरी। बुडापेस्ट उसकी राजधानी है ना। स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्राटिस्लावा। देखो, स्लोवाकिया, और स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्राटिस्लावा।
और उसके नीचे एक देश है हंगरी, और हंगरी की जो राजधानी है वो है बुडापेस्ट। ठीक है, तो पोलैंड हो गया, पोलैंड के नीचे स्लोवाकिया हो गया, स्लोवाकिया की राजधानी है ब्राटिस्लावा, और उसके नीचे आपको मिलेगा हंगरी, और हंगरी की राजधानी है वहां पर बुडापेस्ट। ठीक, अगर इधर आपने देख लिया है तो वहां तो मिला था आपको स्लोवाकिया, लेकिन यहां पर 23 नंबर पर आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है क्रोएशिया। 23 नंबर पर एक देश मिलेगा, उस देश का नाम है क्रोएशिया। देखिए जल्दी से, 23 नंबर पर एक देश है जिसका नाम है क्रोएशिया, ज़ैग्रेब उसकी कैपिटल है। ये देखिए, ये क्रोएशिया, यहां पर ये है 23 नंबर पर क्रोएशिया, ज़ैग्रेब उसकी कैपिटल है ना। ठीक, और 24 नंबर पर आपको एक देश मिलेगा, 24 नंबर पर एक देश मिलेगा जिसका नाम है स्लोवीनिया। तो याद रखिएगा, स्लोवाकिया अलग है, स्लोवीनिया अलग है। स्लोवाकिया अलग है, स्लोवीनिया, हाँ, वेटिकन सिटी अपने आप में एक अलग देश है। ठीक, स्लोवाकिया अलग है, स्लोवीनिया अलग है। जो ऊपर जो देश है आपका, जो स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्राटिस्लावा, और उसके नीचे है स्लोवीनिया, और स्लोवीनिया की देख लीजिए यहां पर ये है स्लोवीनिया, देखो जल्दी से। ठीक है, लुबियाना उसकी कैपिटल है। तो स्लोवाकिया एंड स्लोवीनिया दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज यहां पर हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है आपको। डन, छोटे छोटे से देश हैं। अच्छा चलिए, अब जरा थोड़ा इसको, इस पोर्शन को स्किप करते हैं, इधर आते हैं जरा। इधर आप देखोगे तो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश रशिया के बाद यूरोप का जो दूसरा सबसे बड़ा देश है वो 24 नंबर पर मैं इधर मार्क कर रहा हूं, और दोस्तों उस देश का नाम है यूक्रेन देखिए, और यूक्रेन की राजधानी है कीव। ठीक, 25 नंबर पर आपको एक देश मिलेगा बेलारूस, मिन्स्क उसकी कैपिटल है, मिन्स्क। ठीक, 25 नंबर के बाद बेलारूस के बाद आप आओगे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो 26 नंबर पर एस्टोनिया है, 27 नंबर पर लाटविया है, और 28 नंबर पर लिथुआनिया है। ठीक है, तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ठीक है, हाँ, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, 26, 27, 28, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और बेलारूस, LLB। ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और उसके बाद आ जाता है आपका एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया के बाद यहां पर है आपका ये यूक्रेन, उधर है पोलैंड। देख लिया आपने, बड़े बड़े देश। यूक्रेन से नीचे देखोगे तो एक देश मिलेगा आपको 25 नंबर पर, और दोस्तों उस देश का नाम है रोमानिया, और रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, और रोमानिया के ठीक नीचे मिलेगा आपको बुल्गारिया, और बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। ठीक, तो इधर आप देखोगे तो बेलारूस के नीचे मिलेगा आपको यूक्रेन के नीचे है रोमानिया के नीचे है आपका बुल्गारिया। ठीक, पहले रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, रोमानिया के बाद है बुल्गारिया, और बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। अच्छा, इधर आप देखोगे तो एक छोटा सा और देश मिलेगा आपको, मोल्डोवा छोटा सा देश है। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो नीचे आएंगे, जब बेलारूस बुल्गारिया के नीचे आएंगे तो आपको देश मिलेगा, ये 26 हुआ, 27 नंबर पर ये हुआ, 28 नंबर पर एक देश मिलेगा आपको, और दोस्तों उस देश का नाम है ग्रीस। ठीक है, देखिए ग्रीस मिला होगा आप लोगों को, ग्रीस, एथेंस उसकी कैपिटल है ना। ये यहां पर जो आप हिस्सा देख रहे हो आप, ये इस्तांबुल, ये टर्की का यूरोपियन टर्की है बेसिकली, है ना। ये कौन सा टर्की है, ये यूरोपियन टर्की है, यहां पर आप देखोगे। अच्छा, अब यहां पर आप देखोगे तो मेडिटेरेनियन सी है यहां पर, तो ये है ना, ये मेडिटेरेनियन सी, ये राइट, मेडिटेरेनियन सी से बढ़े आगे बढ़े, आयोनियन सी में आए, और आगे बढ़े तो एजियन सी में आए, है ना। ये यहां पर है, ये एजियन सी से अंदर पहुंचे आप, यहां से आए आप काला सागर में आ गए, है ना, काला सागर, बॉस्फोरस स्ट्रेट्स होते हुए, बॉस्फोरस स्ट्रेट है वहां पर, और बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए आप ब्लैक सी तक पहुंच गए। अभी सारी स्ट्रेट्स पर हम चर्चा करेंगे। वहीं पर डार्डनलीज स्ट्रेट भी है ना, और ब्लैक सी, और ब्लैक सी के बाद यहां पर है ये सी ऑफ अजोव, ये है अजोव सी, है ना। ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, और उसके बाद वहां पर आपको सी देखने को मिल जाते हैं। डन एवरीबॉडी, बताइए यहां तक बात क्लियर है क्या, बोलिए फटाफट से। इस कंट्री को ऑब्जर्व करिए, और अब जो मैं आपको एक ब्लैंक मैप दिखा रहा हूं, आपको मैं समय दे रहा हूं 2 मिनट का। इस ब्लैंक मैप में आप सारी कंट्रीज को फिलअप करिए जल्दी से।
फटाफट से इस मैप में सारे लोकेशन को फिल करके आपको बताना है कहां कहां पर कौन कौन सी लोकेशन है। अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन कौन सी लोकेशन आपने अभी तक फिल कर ली, तो इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें, आप ये समझिए कि जैसे आप देखोगे इधर पर, तो अगर हमने शुरुआत करी थी यहां से, तो अगर मैं आपने नंबर डाल रहा हूं और आपको बताना है कि आपने कौन कौन सी कंट्री फिल कर ली, तो सबसे पहले देखो इधर दिख रहा है आपको नॉर्वे, ठीक है। यहां पर क्या है आपको दिख रहा है, ये नॉर्वे है, स्वीडन है और ये फिनलैंड है। जरूरी नहीं है कि आप यूरोप के सारी कंट्रीज को मार्क कर लो, सारी कंट्रीज देख लो, लेकिन इंपॉर्टेंट कंट्रीज तो पता होने, जैसे ये यूके है और ये आपका आयरलैंड है, यहां पर आपका है, ये है आपका आइसलैंड, ठीक, ये आइसलैंड रेक्जाविक उसकी कैपिटल है, ठीक। यहां पर आप आते हो तो यहां पर आपको मिलता है डेनमार्क, यहां पर आपको मिलता है डेनमार्क, ठीक। दूसरी बात ये है, यहां पर आपका इधर पर है ये आपका पुर्तगाल, पुर्तगाल, इधर पर है आपका स्पेन। जिस तरीके से मैं ब्लैंक मैप में सारे फिल कर रहा हूं, आपको भी ब्लैंक मैप लेके सारी कंट्रीज की लोकेशन फिल करनी आनी चाहिए, ठीक है। यहां पर आपको एक कंट्री मिलता है जिसका नाम है ये फ्रांस, और यहां पर दोस्तों आपका एक देश है जिसका नाम है, छोटा सा देश है, इसका नाम है अंडोरा, ठीक। अंडोरा के बाद ये मैंने कहा एक बूट शेप में आपको एक कंट्री दिख रही है जिसका नाम है ये, यहां पर है इटली, ठीक, इटली। और इटली के बाद ये इस देश को देखोगे तो आपको ये मिल रहा है स्विट्जरलैंड, ये है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड से और ऊपर जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा, ये देश है आपका जर्मनी, ठीक। ये जो छोटा सा देश है, ये छोटा सा देश है जिसका नाम है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, ठीक है ना। ये यहां पर छोटा सा देश मिल रहा है आपको लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के बाद ये जर्मनी, इधर इधर तो मिल गया आपको ये जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यहां पर ये हो गया आपका फ्रांस, ये हो गया आपका यूके, ठीक। यहां पर आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है नीदरलैंड, ठीक। और ये यहां पर एक कंट्री आपको और मिलेगा, एक देश और मिलेगा जिसका नाम है बेल्जियम, और उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा आप देखोगे तो यहां पर जर्मनी है, ये मिल गया, ये स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी के बाद यहां पर आपको देश मिलेगा पोलैंड, ठीक। और मैंने कहा था कि ये है आपका एस्टोनिया, ये है लाटविया और ये है लिथुआनिया, ठीक है ना। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तीन देश तो वो हो गए, ठीक। एस्टोनिया हो गया, लाटविया हो गया और यहां पर ये लिथुआनिया हो गया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया के बाद यहां पर आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है बेलारूस, और बेलारूस के बाद यहां पर एक देश, बड़ा सा देश मिलेगा आपको जिसका नाम है यूक्रेन, और ये पूरा तो आपको पता है ये है रशिया,
ठीक, आप लोगों को भी इसी तरह ब्लैंक मैप लेना है और ब्लैंक मैप में सारी कंट्रीज को फिल करना है। ये आपको सी शेप में कंट्री यहां पर दिखाई दे रहा है, ये है आपका क्रोएशिया, क्रोएशिया, ठीक है ना, डन। और यहां नीचे आपको एक देश दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ग्रीस, ये है आपका बुल्गारिया, ठीक, बुल्गारिया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इन इंपॉर्टेंट कंट्रीज को हाईलाइट करना, मार्क करना जरूरी है। बेलारूस, बेलारूस के बाद यहां पर एक छोटा सा देश मैंने आपको कहा था, ये देश इसका नाम है माल्डोवा, माल्डोवा, ठीक। और बेलारूस से आप नीचे उतरेंगे, बेलारूस ऊपर मिल गया था बेलारूस, यहां मिल गया था यूक्रेन, और यूक्रेन के बाद आपका था रोमानिया और बुल्गारिया। इस देश का नाम है रोमानिया, इसका नाम है रोमानिया, डन, ठीक है। अभी हम सब देखेंगे कि कौन कौन से देश इसमें बाल्टिक देश है, चर्चा करेंगे कौन कौन से इसमें देश हैं, बाल्टिक देश है, कौन कौन से इसमें बाल्कन देश हैं, कौन कौन से इसमें देश स्कैंडिनेवियाई देश हैं। पहले, लेकिन इसके पहले आप सबसे पहले देशों की लोकेशन पता होना चाहिए, है ना। बाल्टिक, बाल्कन और स्कैंडिनेविया, बाल्टिक देश, बाल्कन देश और स्कैंडिनेवियाई देश, तीन अलग अलग मैंने आपको लोकेशन बताई हैं, बाल्टिक, बाल्कन और स्कैंडिनेविया। इन तीनों को हम यहां पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, इधर हो गया क्रोएशिया, और क्रोएशिया ये लिखा हुआ है रोमानिया, बुल्गारिया, ये है क्रोएशिया। क्रोएशिया के ऊपर है हंगरी, और हंगरी के इधर है ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये क्रोएशिया हो गया, ये हो गया आपका हंगरी, राजधानी है बुडापेस्ट, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रिया। और अगर ऑस्ट्रिया इधर है तो ये है आपका फिर चेक रिपब्लिक, ठीक, चेक रिपब्लिक। और पोलैंड के नीचे आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है स्लोवाकिया, ये है आपका स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवाकिया, ठीक है। तो मेजर जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज की लोकेशन तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। चलिए, अब कंट्रीज के बाद हम बात कर लेते हैं यूरोप के प्रमुख सागर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं जो यूरोप में हमें दिखाई दे रही हैं। अब जब इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज की बात करती है तो सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ से होते हुए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एक जो सी मिल रहा है, यहां पर वाटर बॉडी मिल रही है, और उस वाटर बॉडी का नाम है, ये है आपका नॉर्वेजियन सी। सबसे पहले तो ये हो गया आपका नॉर्वेजियन सी, देख लीजिए इसको, नॉर्वेजियन सी। और पूरा का पूरा आपको ये नॉर्थ अटलांटिक सी तो है ही है, मेजर नॉर्थ अटलांटिक सी। नॉर्वेजियन सी से आप थोड़ा नीचे उतर के आओगे, एंटी क्लॉकवाइज नीचे उतर के आओगे तो आपको मिलेगा नॉर्थ सी, ठीक। दूसरे नंबर पर मिलेगा आपको उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। अब उत्तरी सागर नॉर्थ सी में एक तरफ तो आप देखोगे तो एक तरफ तो आपको मिलेगा यहां पर नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे, और दूसरे तरफ इधर देखेंगे तो नॉर्थ सी, जो इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम है, ये पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम का जो ईस्टर्न बाउंड्री है, ये पूरा नॉर्थ सी के साथ मिल रहा है, ईस्टर्न बाउंड्री इसका नॉर्थ सी के साथ मिल रहा है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जैसे ही आप नॉर्थ सी से नीचे आओगे तो यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर ये बीच में है, यहां पर जहां पर ये आयरलैंड है ना, ये देखो, ये है आपका आयरलैंड, है ना, आयरलैंड है, और ये पूरा यूके है। आयरलैंड और यूके के बीच में एक सागर है जिसको बोलते हैं आयरिश सागर, आयरिश सी जिसको बोलते हैं, ठीक। आयरिश सी के बाद एक इंपॉर्टेंट है, बिस्के खाड़ी है, जिसको बोलते हैं बे ऑफ बिस्के, यानी बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी बेसिकली आप देखोगे दोस्तों तो यहां पर आपको मिलेगा स्पेन, और ये है आपका पुर्तगाल, और ये है आपका यहां पर फ्रांस। देखो, इसीलिए हमने पहले कंट्रीज देख ली ताकि हम समझ जाएं कि कोई अगर खाड़ी है तो वो खाड़ी किस देश के साथ सीमा बना रही है, ठीक। कौन सी खाड़ी किस देश के साथ सीमा बना रही है, तो यहां पर आप देखोगे बे ऑफ बिस्के पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस के साथ सीमा बना रही है, ठीक। चलिए, तो बे ऑफ बिस्के के बाद अब यहां पर आता है आपका जिब्राल्टर जल संधि। ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है जो ऊपर स्पेन है और नीचे यहां पर मोरक्को है, स्पेन और मोरक्को को सेपरेट कर रही है, और मेडिटेरेनियन सी से अटलांटिक सी में जाने का रास्ता निकाल रही है। यहां पर आपको मिलता है बेलरिक सी, बेलरिक आइलैंड भी है चूंकि यहां पर उसी के नाम पर पड़ा हुआ है, बेलरिक सी। बेलरिक सी के बाद 7वें नंबर पर यहां पर इटली के ही वेस्ट में, साउथ वेस्ट में आपको मिल रहा है थाइरेनियन सी। इटली के साउथ वेस्ट में मिल रहा है आपको थाइरेनियन सी, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। थाइरेनियन सी के बाद 8वें नंबर पर आपको मिलता है आयोनियन सी, ठीक, यहां पर मिल रहा है आयोनियन सी, ठीक। 9वें नंबर पर, 9th नंबर पर यहां पर आपको मिल रहा है एड्रियाटिक सी, ठीक। यानी इटली के वेस्ट में थाइरेनियन है और इटली के ईस्ट में है एड्रियाटिक, ठीक। और इटली के साउथ में है आयोनियन सी। तो इटली तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इटली तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरा है। कौन कौन से? थाइरेनियन है, आयोनियन है एंड एड्रियाटिक। थाइरेनियन, आयोनियन एंड एड्रियाटिक।
थायरेनियन, आयोनियन एंड एड्रियाटिक से घिरा हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद आप इधर आओगे तो 9 नंबर पर आपको मिलेगा, 9 नंबर पर आपको मिलेगा एजियन सी। ठीक, 9 नंबर पर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा एजियन सी, ये याद रखिएगा, यहां पर ये एजियन सी। ठीक है, 10 नंबर पर आओगे तो 10 नंबर पर आपको मिलेगा यहां पर ब्लैक सी। ठीक, 12 नंबर पर दोस्तों मिलता है आपको सी ऑफ अजोव, 12 नंबर पर यहां पर मिलेगा आपको सी ऑफ, देख रहे हो आप चारों ओर कितनी वाटर बॉडी से घिरा हुआ है पूरा का पूरा यूरोप। 12 नंबर पर आओगे तो मिलेगा आपको सी ऑफ अजोव, और सी ऑफ अजोव में जहां पर आप देख रहे हो तो यहीं पर आपका एक छोटा सा ये आइलैंड है जिस पर रशिया ने कैप्चर कर लिया था, यूक्रेन का था, जिसका नाम है क्रीमिया, क्रीमिया पेनिनसुला बोलते हैं उसको, क्रीमिया प्रायद्वीप है ना, और वहीं पर है सी ऑफ अजोव। तो अगर आपको ब्लैक सी, ये देखो इधर लिखा हुआ है, यहां पर है, अच्छा एक सी मिस हो गया इधर पर, इसको मैं कर देता हूं, एक मिनट, थोड़ा सा नंबरिंग में चेंजेस होगा। यहां पर जहां पर एजियन सी दिखा है, एजियन सी के बाद 10 नंबर पर दोस्तों यहां पर है सी ऑफ मार्मरा, है ना, एजियन सी से सी ऑफ मरमरा, डाल्डनलीज जल संधि के थ्रू जाएंगे, सी ऑफ मरमरा से ब्लैक सी जाना है, सी ऑफ मरमरा से अगर ब्लैक सी जाना है, 11 नंबर पर आपका ब्लैक सी है तो बॉस्फोरस स्ट्रेट से जाएंगे, है ना, और ब्लैक सी से अगर आपको अब सी ऑफ अजोव जाना है तो क्रेच स्ट्रेट आती है। 3 जल संधियां यहां पर आती हैं। अगर आपको एजियन सी से, अगर आपको एजियन सी से यानी सी ऑफ मरमरा में जाना है तो रास्ते में आएगी आपकी डाल्डनलीज स्ट्रेट, और अगर आपको मरमरा सी से बॉस्फोरस सी में जाना है, मरमरा सी पहुंच गए आप, मरमरा सी, अच्छा अब मरमरा सी से आपको ब्लैक सी में जाना है, मरमरा सी नॉट बॉस्फोरस, मरमरा सी से अगर आपको ब्लैक सी में जाना है तो बीच में मिलेगी आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट, और अगर आपको ब्लैक सी से सी ऑफ अजोव में जाना है तो एक स्ट्रेट मिलती है क्रेच स्ट्रेट उसको बोलते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। तो 11 नंबर पर ब्लैक सी हुआ, 13 नंबर पर हुआ अब आपका सी ऑफ अजोव। मैं आपको ये बता रहा था कि यहां पर ये जो आपको आइलैंड दिखाई दे रहा है, ये जो आइलैंड दिखाई, ये जो आपको एक द्वीप दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं, बेसिकली ये पेनिनसुला है, इसको बोलते हैं क्रीमिया प्रायद्वीप, इसको बोलते हैं क्रीमिया प्रायद्वीप, क्रीमिया पेनिनसुला। ठीक, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सी ऑफ अजोव हो गया, सी ऑफ अजोव के बाद, सी ऑफ अजोव के बाद 14 नंबर पर आप आओगे तो इधर आपको मिलेगा व्हाइट सी, व्हाइट सागर, है ना। 15 नंबर पर मिलता है यहां पर आपको बेरेंट सी, ये देखिए ये है आपका बेरेंट सी। ठीक है, ये पूरा साइबेरिया वाला रीजन है ना। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा अंदर आते हैं जरा, ये बताइए कौन सा देश था, ये देश था आपका नॉर्वे। ठीक, ये देश था आपका स्वीडन, है ना, नॉर्वे स्वीडन, और नॉर्वे स्वीडन के बाद ये देश है यहां पर आपका फिनलैंड। ठीक, इसके बीच में यहां पर 14 नंबर तक पहुंच गए थे, ये जो लिखा हुआ है ना इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया, क्या बोलते हैं उसको, गल्फ ऑफ बोथनिया है 14 नंबर पर। 15 नंबर पर आपको मिलता है बाल्टिक सी, 15 नंबर पर मिलता है बाल्टिक सी, ये देखो बाल्टिक, है ना। अब 3 देश हैं जो बाल्टिक सी के साथ बाउंड्री टच कर रहे हैं, तो वही बाल्टिक कंट्रीज कहलाएंगी। जैसे आप देखोगे तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, है ना। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज बाल्टिक सी के साथ बाउंड्री शेयर कर रही हैं, ये 3 कंट्रीज बाल्टिक सी के साथ बाउंड्री शेयर कर रही हैं, तो इनको बाल्टिक कंट्रीज बोल देते हैं। ऊपर आप देखोगे तो नॉर्वे, स्वीडन और उधर डेनमार्क को हम शामिल कर लें, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, और उधर इधर आपको एक देश मिल रहा है आइसलैंड, इनको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। यहां पर है आपका ये आइसलैंड, ठीक है, इनको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है, भूलना नहीं है। तो फटाफट से मैं आपको 1 मिनट का फिर से टाइम दे रहा हूं, आप इन सारे सीज को अपने एटलस में ऑब्जर्व करिए जरा।
आई होप आप लोगों ने सारे जो इंपॉर्टेंट जो सागर हैं यूरोप के उनको ठीक प्रकार से मार्क कर लिया होगा, ठीक है ना। जितने भी जो इंपॉर्टेंट सागर हैं यूरोप के उनको आपने मार्क कर लिया, क्योंकि आप देखोगे लगभग लगभग मैंने आपको 14 से 15 यहां पर आपको वाटर बॉडीज के बारे में बताया है, ठीक। और ये जो 15 की 15 वाटर बॉडीज हैं इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आप मान के चलो रहती ही रहती है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें यूपीएससी के या अदर स्टेट्स के भी क्वेश्चन उठा के देखोगे तो यूपीएससी और स्टेट्स में क्वेश्चन पूछा गया। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बाल्टिक सी कौन कौन सी कंट्री के साथ बाउंड्री टच कर रहा है। बाल्टिक सी मतलब जब मैं मैपिंग पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो आप लोगों को इसमें फोकस बहुत करना पड़ेगा अपने एटलस में, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों से इसमें कोई डिस्कशन भी नहीं कर रहा हूं, कोई कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, ना ही कोई डिस्कशन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ऐसा सेगमेंट होता है मैपिंग वाला जहां पर आपको अटर फोकस की आवश्यकता होती है, ठीक। तो फोकस करिए अपने एटलस में, कहीं कुछ डाउट हो तो उसको निश्चित रूप से आप फिर पूछ भी सकते हैं बाद में। तो बाल्टिक सी, अब जैसे मैंने देखा कि यहां पर बाल्टिक सी है, यहां पर आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है ब्लैक सी। अब आप लोग अपनी कॉपी में एक पॉइंट लिखिएगा कि राइट डाउन द नेम ऑफ कंट्रीज हु आर टचिंग द बाउंड्री विद द ब्लैक सी। अपनी कॉपी में एक पॉइंट लिखिए और बाद में इस एक्सरसाइज को आपको करना है कि मतलब ब्लैक सी के साथ ये जो हमारा यहां पर ब्लैक सी है, ठीक है ना, ब्लैक सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज की बाउंड्री टच हो रही है। आप मान के चलो आपको प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इनफैक्ट कई बार पूछा भी गया है, राइट। इसी प्रकार से यहां पर नीचे मेडिटेरेनियन सी लिखा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिटेरेनियन सी कहां है। एक बार फिर से मैं वापस रिकॉल कराता हूं आपको सारे के सारे सागरों के बारे में। जैसे देखिए इधर तो मैंने पूरी टेबुलर फॉर्म में इसको बनाई रखा है, बता ही रखा है कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं, बट उसके पहले मैप में देखना ज्यादा जरूरी है। वापस एक बार देखते हैं, तो ऊपर था दोस्तों नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी से नीचे उतर के आएंगे तो आपको मिलेगा नॉर्थ सी, फिर आयरलैंड और यूके के बीच में है यहां पर आयरिश सी, फिर स्पेन और फ्रांस, स्पेन और फ्रांस में यहां पर एक गल्फ बनती हुई दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं बे ऑफ बिस्के बोलते हैं। जिब्राल्टर सी से भूमध्य सागर में आप प्रवेश करेंगे, भूमध्य सागर में प्रवेश करेंगे तो बेलरिक आइलैंड है वहां पर, उसी बेलरिक आइलैंड के नाम पर पड़ा हुआ है यहां पर बेलरिक सी। और बेलरिक सी के बाद देखो एक सी यहां पर फिर मिस हुआ, 15-14 हो गया था, 15 डालता हूं, 15 हो गया, 16 डालता हूं, लिगुएरियन सी। यहां पर एक और सी है जिसको बोलते हैं लिगुएरियन सी। लिगुएरियन सी यही जो आपका इटली है, इटली के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लिगुएरियन सी आपको दिखाई देगा। लिगुएरियन सी से आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा थायरेनियन, थायरेनियन से आगे बढ़ेंगे तो आयोनियन, आयोनियन से ऊपर जाएंगे तो एड्रियाटिक। मतलब आप देखोगे लाइन से है यहां पर, सबसे पहले आपको मिलेगा यहां पर लिगुएरियन, है ना, लिगुएरियन सी। लिगुएरियन सी से आप नीचे जाओगे, ये है लिगुएरियन सी, फिर आएगा आपका लिगुएरियन हो गया, थायरेनियन हो गया, तीसरा है आयोनियन, आयोनियन, और चौथा है एड्रियाटिक, है ना। अब एड्रियाटिक से आगे आओगे, देखो यहां एड्रियाटिक तक आ गए, आयोनियन, एड्रियाटिक, फिर उसके बाद देखो फिर से बता रहा हूं, बेलरिक हो गया, लिगुएरियन हो गया, लिगुएरियन, लिगुएरियन से आगे आओगे तो थायरेनियन, थायरेनियन से उधर ऊपर जाओगे तो आयोनियन एंड देन एड्रियाटिक, आयोनियन एंड देन एड्रियाटिक ऊपर है, ठीक। उसके बाद आप आगे आएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा एजियन सी, ठीक। एजियन सी के बाद सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा के बाद ब्लैक सी और सी ऑफ अजो। ये पूरी कहानी है और अंदर यहां पर आपको गल्फ ऑफ बोथिया मिल रहा है और यहीं पर मिल रहा है आपको बाल्टिक सी। ये सारे के सारे आपको वाटर बॉडीज जरूर याद रखने हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्व रखते हैं, ठीक है। चलिए सारा टेबुलर फॉर्म में यहां पर लिख भी दिया, मेंशन कर दिया मैंने। आप देखोगे तो भूमध्य सागर क्या कर रहा है, तो लिखा हुआ है भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है। भूमध्य सागर आप लिखोगे तो लिखा हुआ है भूमध्य सागर, आप देखोगे तो यूरोप और ठीक है, चलिए तो अब देखिए यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट कर रहा है। कौन सेपरेट कर रहा है? भूमध्य सागर। व्हाइट सी आपको दिखाई थी, व्हाइट सी की लोकेशन, व्हाइट सी की लोकेशन मैंने दिखाई थी। अब जब व्हाइट सी की लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी तो मैंने कहा था कि नॉर्थ सी, उत्तरी रूस और आर्कटिक महासागर को सेपरेट कर रहा है ये, ठीक है। बाल्टिक सागर अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है, अटलांटिक सागर देख रहे हैं आप वहां पर,
फिर उसके बाद उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर और ब्रिटेन के पूर्व में है। आयरिश सी यानी अटलांटिक महासागर में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में। लोकेशन ऑलरेडी दिखा चुका हूं मैं आप लोगों को, लोकेशन ऑलरेडी हम इसकी देख चुके हैं कि बेसिकली इसकी लोकेशन कहां पर है। एड्रियाटिक सी की बात करते हैं तो एड्रियाटिक सी भूमध्य सागर में आप देखोगे इटली के उत्तर पूर्व में है ना, इटली के उत्तर पूर्व में आपको एड्रियाटिक सी मिलता है। आयोनियन सी इटली के ठीक दक्षिण में मिलता है, भूमध्य सागर में ग्रीस और इटली के बीच में यहां पर मिलता है आपको आयोनियन सी। काला सागर आप देखोगे तो यूरोप और एशिया के बीच में मिलता है आपको ब्लैक सी। सी ऑफ अजोव यूक्रेन के दक्षिण में और काला सागर के उत्तर में है, यहीं पर है क्रीमिया पेनिनसुला, क्रीमिया प्रायद्वीप। सी ऑफ मरमरा ब्लैक सी के दक्षिण पश्चिम में है, ब्लैक सी के दक्षिण पश्चिम में सी ऑफ मरमरा है ना। बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए जाना पड़ता है, बॉस्फोरस स्ट्रेट को आप क्रॉस करोगे तभी आप मरमरा सी से ब्लैक सी में पहुंचोगे, ठीक है ना। एजियन सी की बात करें तो अभी भूमध्य सागर में ग्रीस और अनातोलिया प्रायद्वीप जो टर्की का है उसके पास में है उसके पास में आपको देखने को मिलता है एजियन सागर, ठीक। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बताई वाटर बॉडी में। अब बात करते हैं, आप लोग पूछ रहे थे सर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में बता दीजिए। तो देखिए, एक तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 4 नाम लिखे हुए हैं यहां पर, आप देखोगे सबसे पहले नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, ठीक है, ओस्लो। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। डेनमार्क की है कोपेनहेगन। और यहां पर नीचे है आइसलैंड, राजधानी है रेक्सयाविक, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्यों बोलते हैं इसको स्कैंडिनेविया? क्योंकि यहां पर स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है, यहां पर स्कैंडिनेवियन पर्वत हैं, और ये सारे स्कैंडिनेवियन पर्वत स्कैंडिनेवियन हलचल के समय इन पर्वतों का निर्माण हुआ था पैलियोजोइक एरा में, है ना। पैलियोजोइक एरा, ये भी लिख देता हूं, कौन से एरा में? पैलियोजोइक एरा में। डन, चलो। तो ये देख लीजिए, नॉर्वे लोकेशन देख लीजिए, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। डन। अब देखोगे यहां पर ये आपको दिख रहा है, ये बाल्टिक सागर है, ये बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर से आपको देखो ये बाल्टिक सागर दिख रहा है ना, बाल्टिक सागर। और एक कंट्री एस्टोनिया, दूसरी लाटविया और तीसरी लिथुआनिया। 3 कंट्री जो है आप देख रहे हो बाउंड्री बन रही, 3 कंट्री से, 3 कंट्री के साथ बाउंड्री बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नॉर्डिक कंट्रीज की बात करते हैं। हम नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं, है ना। नॉर्डिक देशों में 4 देश हमारे शामिल है, ठीक है। एक तो आइसलैंड भी नॉर्डिक का हिस्सा है, जो आपको दिखाया मैंने, रेक्सयाविक उसकी कैपिटल है, ठीक है। नॉर्वे, बार बार लिखोगे तो कैपिटल भी आपको थोड़ा बहुत याद होती जाएंगे। स्वीडन की है स्टॉकहोम, ठीक है। फिनलैंड की है हेलसिंकी, ठीक है। तो नॉर्डिक क्यों बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं, बताइए। नॉर्डिक कंट्रीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है सारी की सारी जो कंट्रीज हैं, चाहे वो नॉर्वे हो, स्वीडन हो, फिर ध्यान रखिएगा डेनमार्क इसका हिस्सा नहीं है। यहीं पर है आपका अटलांटिक ओशन, यहीं पर है आपका नॉर्थ सी, देख रहे हैं आप, यहीं पर है नॉर्थ सी। इस मैप में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको इस मैप पे दिखा देता हूं। यहां पर देखो आपको ये नॉर्वेजियन सी दिखाई दे रहा है ना, नॉर्वेजियन सी, और उसके नीचे यहां पर है नॉर्थ सी, ठीक। तो नॉर्वेजियन और नॉर्थ सी के नाम पर नाम पड़ा है नॉर्डिक कंट्रीज, जो नॉर्दर्न पार्ट में है। नंबर 1 यहां पर दिख रही है आपको आइसलैंड, नंबर 2 पर है आपका नॉर्वे, नंबर 3 पर है स्वीडन, और नंबर 4 पर है यहां पर आपका फिनलैंड। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आर द 4 कंट्रीज विच आर द पार्ट ऑफ द नॉर्डिक नेशन। इसको मार्क कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगली
अगला जो पार्ट है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उसमें सुनिए जरा क्या है। बाल्कन देशों की बात करते हैं। एक तो था बाल्टिक आपका, है ना, एक तो था बाल्टिक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बाल्कन कंट्रीज। तो जो कलरफुल कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं वो बाल्कन कंट्रीज हैं। अब देखिए कौन कौन सी बाल्कन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज शुमार है, कौन कौन से देश उसमें आते हैं। सबसे बड़ा देश इसमें आपको एक दिखाई दे रहा है, वहां पर देखिए रोमानिया और बुल्गारिया। तो हमने दो देश पहले ही देख लिए थे दोस्तों। एक देश था हमारा रोमानिया, देखिए ये है यहां पर आपका रोमानिया, ठीक। रोमानिया, बुखारेस्ट इसकी कैपिटल है, रोमानिया की बुखारेस्ट कैपिटल है। रोमानिया के बाद दूसरा देश यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और उस देश का नाम है बुल्गारिया। ये देश है, इस देश का नाम है बुल्गारिया, ठीक। तो एक रोमानिया हो गया, रोमानिया के साथ साथ दूसरा बुल्गारिया, और बुल्गारिया की कैपिटल है आपकी सोफिया। रोमानिया बुल्गारिया के बाद अगला देश है मैसिडोनिया। ध्यान रखिएगा, अगला देश है जिसका नाम है मैसिडोनिया। सो मैसिडोनिया इज द नेक्स्ट कंट्री, ठीक है। स्कॉपजे उसकी कैपिटल है, मैसिडोनिया। मैसिडोनिया से नीचे आओगे तो एक देश मिलेगा आपको अल्बानिया, अल्बानिया, ठीक। अल्बानिया के ऊपर एक छोटा सा देश है जिस देश का नाम है कोसोवो, उस देश का नाम है कोसोवो, कोसोवो नाम का देश है। छोटा सा एक और देश मिलेगा, ऊपर आप जाएंगे तो मिलेगा आपको मॉन्टेनिग्रो, ये है एक देश है मॉन्टेनिग्रो। मॉन्टेनिग्रो के बाद बोस्निया एंड हर्जगोविना, बोस्निया एंड हर्जगोविना आपको देश मिलेगा। सराजेवो उसकी कैपिटल है, ठीक। सर्बिया एक दूसरा देश आता है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा देश है सर्बिया। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग ये सर्बिया किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। बेलग्रेड उसकी कैपिटल है। सर्बिया क्यों फेमस है आपको बताना है, ठीक। उसके बाद आएंगे इधर ऊपर तो आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है क्रोएशिया, और क्रोएशिया की राजधानी है ज़ेग्रेब, ठीक। अब जरा देखो, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको देश दिखाई दे रहा है एक आपको युगोस्लाविया, ठीक। युगोस्लाविया के बाद आप नीचे आओगे, देखो युगोस्लाविया है, देखिए युगोस्लाविया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, रोमानिया, अल्बानिया और ग्रीस, ठीक है। ये नीचे आप देखोगे ये मिल रहा है आपको, यहां पर है ये ग्रीस, ठीक। डन। तो ये सारे देश आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये यहां पर है आपका स्लोवेनिया, ये यहां पर है स्लोवेनिया, ठीक है। लुबुलजाना उसकी कैपिटल है, याद रखना है। डन। ये कौन सी कंट्रीज हैं ये याद रखिएगा। इन देशों को हम बोलते हैं बाल्कन देश, इन देशों का नाम है बाल्कन देश, ठीक है। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इन देशों का नाम है बाल्कन देश। आगे बढ़ते हैं तो बाल्टिक देश तीन है, ठीक। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये है देखो आपका एस्टोनिया, उसके नीचे है लाटविया और यहां पर है लिथुआनिया, ठीक। एस्टोनिया, प्रानो उसकी कैपिटल है ना। एस्टोनिया सॉरी टेलिनिन इसकी कैपिटल है। उसके बाद आओगे तो आपको मिलेगा नीचे आपको लाटविया मिलेगा, और लाटविया के बाद आपको मिलेगा लिथुआनिया, ठीक। तीन देश हैं और तीनों देशों को चूंकि ये बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर के साथ, किसके साथ, बाल्टिक सागर के साथ चूंकि बाउंड्री बना रहे हैं, बाल्टिक सागर के साथ बाउंड्री बना रहे हैं, इसलिए हम इसको बाल्टिक सी, बाल्टिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं। नाउ अब हम देखेंगे यूरोप के कौन कौन से वो कंट्रीज हैं, यूरोप के कौन कौन से वो कंट्रीज हैं जिनको हम लैंडलॉक कंट्रीज या स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। यूरोप के वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनको हम लैंडलॉक या स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। तो इधर देखिए जरा फोकस करिएगा। स्थल आबद्ध देशों की बात करें तो हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड एंड वेटिकन सिटी, ठीक। तो हालांकि इसमें एक और देश है, जैसे आपको एक इसमें एक देश का नाम अगर इसमें ऐड कर दूं अगर मैं, तो स्थल अवरुद्ध देशों में तो एक और स्थल अवरुद्ध देश आके निकल के आता है जिसका नाम है लग्जमबर्ग, ठीक है ना। तो कौन कौन से देश हैं जो स्थल आबद्ध हैं, लैंडलॉक कंट्रीज हैं, जैसे हंगरी आपको दिखाई दे रहा है ना। हंगरी, बुडापेस्ट, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य मतलब चेक रिपब्लिक, राजधानी उसकी प्राग है, ठीक है। स्लोवाकिया, स्लोवेनिया अलग है, स्लोवाकिया अलग है। ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, वियना, स्विट्जरलैंड, बर्न हो गया, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, ठीक। ये सारी की सारी कंट्री आपको याद रखनी है, ठीक है। डन। नोट कर लीजिए। नोट करिए फटाफट से।
ठीक। सो अब आते हैं यूरोप की कुछ कुछ प्रमुख झीलें हैं, यूरोप की प्रमुख नदियां हैं, तो उन नदियों और झीलों पर जरा हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे तो यहां पर आपको जो जो झीलें दिखाई दे रही, सबसे पहले एक तो सबसे बड़ी झील जिसको हम सागर बोलते हैं, ठीक है, हाँ एंडोरा भी है, एंडोरा भी आप देख सकते हो कि एंडोरा हो गया, लग्जमबर्ग हो गया। सो एंडोरा और लग्जमबर्ग ये भी लैंडलॉक कंट्रीज में ही आते हैं, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है यहां पर लग्जमबर्ग, ठीक है ना, ठीक। और यहां पर स्पेन और फ्रांस के बीच में यहां पर एक देश है जिसका नाम है एंडोरा, वो भी लैंडलॉक कंट्री है। यूरोप के प्रमुख झीलों की बात करें तो सुनना बहुत ध्यान से, एक झील जो आपको दिखाई देती है जिसका नाम है कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर जो यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप में है, ठीक है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक। वोल्गा और यूराल नदियां हैं इसमें, गिरती हैं आके। लेनेगा और ओनेगा झील ये रशिया में है ना, ये कंटेंट आपको मिल जाएगा तो आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। एवरन झील इटली में है, एवरन झील मानव निर्मित झील है। अरल सागर वो भी एक झील है, एशिया जब पढ़ाया था तो मैंने डिस्कस किया था अरल सागर के बारे में। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके बाद आप इधर देखेंगे तो आइसेल नीदरलैंड में एक झील है जिसका नाम है आइसेल, ठीक, ये हो गया, ठीक है। कॉन्सेंट्स झील अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड में जो आल्प्स पर्वत हैं, स्विट्जरलैंड में जो आल्प माउंटेन है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो आल्प्स पर्वत है उसके उत्तर में यह झील स्थित है, उसके उत्तर में यह झील स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया का संगम है, राइन नदी का हिस्सा बनी हुई है ये झील, है ना। फिर इसके बाद बलटन झील है, हंगरी में है, ठीक है। उसके बाद एक और झील है वेनर झील, ये स्वीडन में आपको दिखती है वेनर झील, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें, हालांकि झीलों से क्वेश्चन बहुत कम आता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर। अब अगर हम यूरोप की स्ट्रेट्स की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दो स्ट्रेट्स यहां पर लिखी हैं, एक है डार्डनलीज स्ट्रेट और दूसरी लिखी है बास्पोरस स्ट्रेट। कई बार मैंने आपको पढ़ाने के दौरान इस बात को एक्सप्लेन किया है प्रीवियस क्लासेस में, या कभी आगे भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई साहब ये जो डार्डनलीज स्ट्रेट है, अगर आपको एजियन सी से समझना ध्यान से, जो डार्डनलीज स्ट्रेट है, आयोनियन सी, एजियन सी से अगर आपको मरमरा सागर जाना है, कहां से, अगर आपको एजियन सागर से अगर आपको मरमरा सागर जाना है, ठीक, एजियन सागर से मरमरा सागर आपको जाना है तो डार्डनलीज स्ट्रेट रास्ते में आएगी, ठीक है ना। कहां से, एजियन सागर से, सी ऑफ मरमरा, ठीक। इसके बाद बास्पोरस स्ट्रेट की बात करते हैं, तो बास्पोरस स्ट्रेट में याद रखिएगा मरमरा सागर से ब्लैक सी अगर आपको जाना है, मरमरा सागर से अगर आपको काला सागर, ब्लैक सी अगर जाना है तो बीच में आपको एक स्ट्रेट मिलती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां पर है, इस पॉइंट पर आती है जिसको हम बोलते हैं बॉस्पोरस स्ट्रेट। बॉस्पोरस जल संधि, ठीक। चलिए, मेसिना स्ट्रेट बड़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मेसिना और बोनाफेसियो स्ट्रेट। तो एक तो है मेसिना स्ट्रेट, ठीक, और दूसरा है बोनाफेसियो स्ट्रेट। अब आप देखोगे जहां पर इटली का ये हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं सिसिली, ठीक, इटली का एक द्वीप है जिसका नाम है सिसिली, देख लो आप, इटली का एक द्वीप है सिसिली, मेडिटेरेनियन सी पर ही इटली का एक द्वीप है जिस सिसिली, है ना। और यहां पर है आपका, ये है आपका इटली, है ना। तो इटली और सिसिली के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको हम बोलते हैं मेसिना स्ट्रेट, मेसिना, यही है आपकी मेसिना स्ट्रेट, इटली और सिसिली के बीच में। अच्छा, इधर अगर आप आओगे तो इधर देखोगे तो दो, आपको सुनना बहुत ध्यान से अच्छे सुनना, आपको दो द्वीप दिखाई दे रहे हैं। बोनाफेसियो स्ट्रेट की बात करते हैं तो बोनाफेसियो स्ट्रेट कहां पर है, तो एक तो है कोर्सिका, एक है कोर्सिका द्वीप, कोर्सिका आइलैंड, और ये कोर्सिका आइलैंड किसका है, ये किसकी टेरिटरी है, तो ये टेरिटरी है
फ्रांस की, और कोर्सिका के बाद दूसरा एक देखो, आप देखोगे तो मिलेगा आपको सार्डिनिया, सार्डिनिया है ना। तो कोर्सिका हो गया फ्रांस का, सार्डिनिया हो गया, सार्डिनिया इटली का हो गया, ठीक है। ये अब इनके बीच में यहां पर एक स्ट्रेट है, इनके बीच में एक स्ट्रेट है, उसको बोलते हैं बोनाफेसियो स्ट्रेट। इसके बीच में एक स्ट्रेट है, जलसंधि है, जिसको हम बोलते हैं बोनाफेसियो स्ट्रेट। बोनाफेसियो जलसंधि के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा, बोनाफेसियो जलसंधि, बोनाफेसियो स्ट्रेट। डन, आई होप क्लियर हो रही होगी। तो बोनाफेसियो स्ट्रेट क्लियर है, मेसिना स्ट्रेट क्लियर है, दोनों स्ट्रेट्स आपको मैंने बता दिए, दोनों स्ट्रेट आपको याद रखना है, ठीक है। कोर्सिका याद रखिएगा, फ्रांस का एक द्वीप है, और सार्डिनिया याद रखिएगा, इटली का एक द्वीप है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक। तो मेसिना हो गया, बोनाफेसियो हो गया। अब आते हैं डोवर जलसंधि की बात करते हैं भाई साहब। डोवर जलसंधि और इंग्लिश चैनल दोनों वहीं पर है, एक तरफ है इसके फ्रांस, एक तरफ है इसके फ्रांस, और एक तरफ है आपका यूनाइटेड किंगडम। तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये यहां पर है इंग्लिश चैनल, और यहीं पर है आपका स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो अगर आप नॉर्थ सी से ट्रैवल करते हुए आते हैं इंग्लिश चैनल की तरफ, नॉर्थ सी से ट्रैवल करते हुए आते हैं आप इंग्लिश चैनल की तरफ, तो यहां पर आपको एक स्ट्रेट दिखाई देगा जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट, ठीक। यहां पर एक स्ट्रेट दिखाई देगी, डोवर स्ट्रेट बोलते हैं, डोवर जलसंधि उसको कहते हैं, इस बात को याद रखना है, भूलना नहीं है। सो इधर है आपका इंग्लिश चैनल और उधर है आपका नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल के बीच में यहां पर एक स्ट्रेट है जिसको हम बोलते हैं डोवर स्ट्रेट। और ये इंग्लिश चैनल एक ब्रॉडर चैनल, मतलब एक ब्रॉडर पैसेज होता है, एक ब्रॉडर पैसेज होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर पूरा ये यूके है, और ये आप इधर देख ही रहे हो, ये है फ्रांस, ठीक। डन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूरोप की और प्रमुख जलसंधियां भी हैं, ठीक है। इन जलसंधियों को जरा फोकस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले डोवर के बारे में बता दिया, बोनाफेसियो बता दिया, सार्डिनिया और कोर्सिका, मेसिना बता दिया। अच्छा, ओरंटो देख लीजिए, इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच में है, जो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को कनेक्ट करती है। बॉस्फोरस पर चर्चा हो गई। कर्च या क्रेच जलसंधि यूक्रेन और रूस के बीच में। अब देखना जरा ध्यान से, पीछे लेके जाता हूं आप लोगों को मैं। जैसे हम यहां पर ब्लैक सी में पहुंच गए थे ना, ठीक, कैसे इधर होगा ब्लैक सी, ब्लैक सी, देखिए जैसे यहां पर है, इधर देखिए, इस वाली इमेज को देखिएगा, ठीक है। ये ब्लैक सी है ना, और ये है सी ऑफ अजोव। तो ब्लैक सी से सी ऑफ अजोव जाने के लिए क्रच स्ट्रेट है या कर्च स्ट्रेट है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे इसमें भी अगर शायद बना हो, कहीं दिखाता हूं आपको मैं। ये देखिए, ये ब्लैक सी है ना, और ब्लैक सी से आपको अजोव सागर में जाना है, ये क्रीमिया प्रायद्वीप को पार करते हुए। चूंकि मरमरा से ब्लैक जाना है तो बॉस्फोरस है ना, मरमरा, ये मरमरा है ना, ये मरमरा है, ये ब्लैक सी है। तो मरमरा से ब्लैक सी में जाना है तो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ना। अब बॉस्फोरस, उसके बाद ब्लैक सी से क्रेच में या सी ऑफ अजोव में जाना है, तो बीच में यहां पर आती है, ये यहां पर आती है क्रेच स्ट्रेट। आपके एटलस में शायद लिखा होगा तो देख लीजिएगा, ठीक। लेकिन मैं आपको लोकेशन बता दिया कि अगर हमको काला सागर से अजोव सागर जाना है, जहां पर क्रीमिया पेनिनसुला है, तो उसके लिए क्रेच स्ट्रेट बीच में मिलती है, उसी क्रेच स्ट्रेट से होते हुए आपको जाना पड़ता है। अजोव सागर और काला सागर को जोड़ती है, स्पष्ट रूप से आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है, ठीक है। डेरावेल्स स्ट्रेट की बात करते हैं, तो डेरावेल्स स्ट्रेट मरमरा सागर और एजियन सागर, डेरावेल्स जो स्ट्रेट है ये आपकी दो सागरों को कनेक्ट कर रही है। देखिए जरा ध्यान से, मरमरा सागर और एजियन सागर को आपस में कनेक्ट कर रही है, इस बात को ध्यान रखना है। डन। तो यूरोप की ये प्रमुख जलसंधियां हो गई। यूरोप की प्रमुख जलधाराओं के बाद अगर जलधाराओं की बात करें, तो एक जलधारा जो हमें यहां पर बड़ी फेमस जलधारा दिखाई देती है, और दोस्तों उस जलधारा का नाम क्या है ये भी समझ लीजिए। यहां पर आपकी एक जो करंट है ना, ओशनिक करंट है, इस ओशनिक करंट का नाम है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बोलते हैं, और दोस्तों ये गर्म जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बोलते हैं, और ये आपकी कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। इस बात को भी अपने दिमाग में सेट करके रखिए, ठीक। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म जलधारा है, जो यहां पर इस वाले क्षेत्र को यूरोप के लिए ब्लैंकेट का काम करती है।
ठीक है। ये नीचे चूंकि यहाँ पर तो अफ्रीका है और यहाँ पर एक जलधारा है अफ्रीका में, नीचे अफ्रीका की साइड है वो, यहाँ पर वो कैनरी जलधारा है, लेकिन वो है ना कैनरी जलधारा, ये जो यही वही जलधारा है जो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है जो पश्चिमी यूरोप को गर्म प्रभाव देती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यूरोप के पर्वत बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आल्प्स, कॉकेसस, यूराल, बाल्कन, पेरेनीज, एपेनाइन और स्कैंडिनेवियन, ये सब पर्वत हैं। अब जरा पर्वतों पर थोड़ा हम फोकस करते हैं, देखिएगा, सुनिएगा बहुत अच्छे से ध्यान से। सबसे पहले आप एक बात सुनिए ध्यान से, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्वत है जिसको हम बोलते हैं आल्प्स पर्वत। देखिए जरा एटलस में, जहां आप फिजिकल मैप इस समय देख रहे हैं, वहीं पर आपको एक पर्वत दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं आल्प्स पर्वत। देखिए मिल गया होगा आप लोगों को, आल्प्स पर्वत मिला क्या? आल्प्स पर्वत, आल्प माउंटेन, बोलिए, आल्प माउंटेन, आल्प्स पर्वत। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब जो आल्प्स पर्वत है वो 3 देशों में फैला हुआ है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली। इधर देखिए, जो आल्प्स पर्वत है वो 3 देशों में फैला हुआ है। ये है आल्प्स, ठीक है, ये है यहां पर आल्प्स पर्वत जो 3 देशों में फैला हुआ है, ये आल्प्स है, ठीक है। इधर इटली है, ऊपर जर्मनी है, यहीं पर स्विट्जरलैंड है, 3 देशों में फैला हुआ है आल्प्स पर्वत, ठीक। आल्प्स पर्वत के बाद इधर आ जाओगे ईस्टर्न पार्ट में, तो आपको मिलेगा कॉकेशस पर्वत, कॉकेशस। और याद रखिएगा, यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुश, एल्ब्रुश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, है ना, विच इज लोकेटेड इन द कॉकेशस माउंटेन। कॉकेशस के साथ ही यूराल पर्वत भी आपको मिलेगा, और ये यूराल पर्वत एक नेचुरल बाउंड्री बना रहा है एशिया और यूरोप के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बना रहा है यूराल पर्वत, ठीक है। ये देखिए, ये है आपके यूराल माउंटेन्स, ठीक, ये हैं आपके यूराल माउंटेन्स, डन, याद रखना है। तो यूराल माउंटेन्स याद रखिएगा, एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बना रहा है, ठीक। इधर पर आपका ये कैस्पियन सागर है, ये आपका ब्लैक सी काला सागर, ठीक है ना, ब्लैक सी काला सागर। ये यहाँ पर यूराल पर्वत आपको दिखा, ये आपका ये हो गया यूराल पर्वत, ये हो गया कॉकेशस। अच्छा, बाल्कन माउंटेन्स की बात करें तो यहीं पर आपको ये इटली में आपको दिखेंगे बाल्कन माउंटेन, ये सॉरी इधर आपको दिखेंगे बुल्गारिया, रोमानिया और यहाँ ग्रीस के पास देखेंगे आपको बाल्कन माउंटेन्स, इसी के नाम पर पड़ा हुआ है बाल्कन कंट्रीज का नाम। तो कॉकेशस, आल्प्स, यूराल, बाल्कन हो गए। पायरेनीज, जहां पर स्पेन और फ्रांस की सीमा है, स्पेन और फ्रांस की सीमा है, ठीक वहीं पर देखिएगा मिलेगा आपको पायरेनीज पर्वत। स्पेन और फ्रांस की जहां सीमा है वहीं मिलेगा आपको पायरेनीज पर्वत, ये देखिए यहीं पर है पायरेनीज, मिला। अब आप इंग्लैंड की तरफ आ जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे ये सॉरी इटली की तरफ आएंगे आप, इटली में, तो इटली में आपको मिलेगा एपेनाइन पर्वत। इटली आप आइए तो इटली में आइए, इटली में मिलेगा आपको एपेनाइन माउंटेन्स, एपेनाइन, ये एपेनाइन हो गया इटली में। पायरेनीज हो गया आपका, पायरेनीज स्पेन और फ्रांस के बीच में, ठीक है। स्कैंडिनेवियन हो गया ऊपर, ये स्कैंडिनेवियन पर्वत है, ये देखिए, मैंने अब आपको बोला भी था कि इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स जो हम नाम दे रखा है हमने यहाँ पर, इसको हम क्यों स्कैंडिनेवियन बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। क्यों स्कैंडिनेवियन रीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है, जो स्कैंडिनेवियन हलचल के दौरान इन पर्वतों का विकास हुआ था। तो ये यहाँ पर है बेसिकली, आप देखोगे तो नॉर्वे और स्वीडन में इन पर्वतों का विकास हो रखा है, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक जैसे यहां पर आप देखोगे जहां पर पुर्तगाल और स्पेन है ना, जहां पर पुर्तगाल और स्पेन है, पुर्तगाल और स्पेन में यहीं पर एक आपको प्रायद्वीप है, आइबेरियन पेनिनसुला,
आइबेरियन प्रायद्वीप। तो जो आइबेरियन प्रायद्वीप है किससे मिलकर बनी है? पुर्तगाल और स्पेन। ठीक, पुर्तगाल और स्पेन से मिलकर बनी है आपकी आइबेरियन पेनिनसुला। ये भी आपको याद रखना है। डन। पुर्तगाल और स्पेन का जो हिस्सा है वो वही हिस्सा है आइबेरियन पेनिनसुला। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन। तो पर्वत हमने देख लिए, यूरोप के फिर से पर्वत एक देख लिए। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहे थे, ये देखिए, ये यहां पर ब्लैंक मैप में लिख रहा हूं मैं, यहां पर था आपका स्कैंडिनेवियन पर्वत थे। ठीक, स्कैंडिनेवियन पर्वत के बाद यहां पर आपका था, यहां पर था आपका यूराल पर्वत। यहां पर आपका था दूसरी जगह पर, यहां पर आप नीचे आओगे तो यहां पर था आपका कॉकेशस पर्वत। ठीक, कॉकेशस पर्वत। इटली में आप आओगे तो पायरेनीज मिलेगा यहां पर आपको, पायरनीज। ठीक, इधर पर आओगे इस रीजन में तो यहां पर मिलेंगे आपको बाल्कन पर्वत। बाल्कन, ये आपका फ्रांस है, ये आपका स्पेन है। एपेनाइन पर्वत, एपेनाइन देखो यहां पर दिखाया था, सॉरी पायरेनीज, एपेनाइन इधर है, ये एपेनाइन है, ये है आपका एपेनाइन इटली में, और यहां पर है आपका पायरेनीज। ठीक है, याद रखिएगा, ये है आपका यहां पर एपेनाइन, और यहां पर आपका है पायरेनीज। इस वाले रीजन में थोड़ा सा और साउथ में आएंगे तो इस वाले रीजन में आपको मिलते हैं यहां पर आल्प्स पर्वत। आल्प। डन, क्लियर एवरीबॉडी? बताइए। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आपको ये सारे वो फीचर यहां पर याद रखने हैं, जो माउंटेन, जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन है, सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन आपको पता होने चाहिए कि यूरोप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्वत हैं। तो स्कैंडिनेवियन पर्वत हो गया एक तो यहां पर, ठीक है, दूसरा आपका यहां पर यूराल हो गया, तीसरा कॉकेशस पर्वत, याद रखिएगा, एल्ब्रुश इज द हाईएस्ट पीक, है ना, चौथा बाल्कन माउंटेन हो गया, पांचवा एपेनाइन हो गया, छठवां हो गया आल पर्वत हो गया, सातवां हो गया पायरेनीज पर्वत है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी पर्वत है छोटे मोटे, लेकिन जो मेन जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है यूरोप के, वो सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हमने यहां पर कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है यहां पर आप देखोगे। अब अगर हम देखें, सुनना जरा ध्यान से, इधर आप देखोगे जर्मनी की तरफ देखोगे आप, जर्मनी में, ठीक, जर्मनी में आपको दो माउंटेन्स और दिखाई देंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत की ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट ब्लैंक। जो आल्प्स पर्वत है, इसकी ऊंची चोटी है, इसका नाम है माउंट ब्लांक, है ना। माउंट ब्लांक जो है उसकी हाईएस्ट पीक है आल्प्स पर्वत की 4807। बट याद रखिएगा एल्ब्रुश जो है वो हाईएस्ट पीक है, ठीक है। फाइव 642 मीटर एल्ब्रुश यूरोप की हाईएस्ट पीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सुनाओ, अगर आप आगे देखोगे तो जर्मनी में दो और माउंटेन दिखाई देते हैं, जर्मनी और फ्रांस में। एक आपको दिखाई देता है वॉस्जेस पर्वत, एक और पर्वत है, पहले तो जर्मनी में देखते हैं ब्लैक फॉरेस्ट, और दूसरा है वॉस्जेस माउंटेन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, ब्लॉक एंड हॉर्स्ट, ठीक। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज पर्वत, ठीक है, ठीक, फ्रांस और स्पेन के बीच में आपको मिलेगा यहां पर एक तो ऊपर पेनाइन पर्वत है, इधर देखिएगा इंग्लैंड में यहां पर है एक और माउंटेन पेनाइन,
तो अलग अलग है, देखिएगा पेनाइन अलग है, पायरेनीज अलग है, पेरेनीज अलग है, फिर ये फ्रांस और स्पेन के बीच में है। ये जो आप देख रहे हो माउंटेन, ये है आपका फ्रांस स्पेन की सीमा बना रहा है, और वो आपका इंग्लैंड में है ना। इंग्लैंड के उत्तर दक्षिण फैला हुआ एक वलित पर्वत है। पेनाइन पर्वत कैसा है? फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है। पेरेनीज पर्वत अल्पाइन क्रम का ये भी एक फोल्डेड माउंटेन है, याद रखिएगा, ये भी एक वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। स्पेन और फ्रांस की सीमा बना। जूरा माउंटेन भी आपको फ्रांस में देखने को मिलता है, जूरा पर्वत भी फ्रांस में मिलता है। ये राइन और डेन्यूब दो नदियां हैं वहां पर, अभी नदियों वाले टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। राइन और डेन्यूब नदियों का उद्गम स्रोत होता है यहां पर। डन। और फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बन रही है यहां पर, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बना रहा है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? स्टार लगाइए, जूरा पर्वत। सो जूरा जो पर्वत है ये क्या कर रहा है? ये फ्रांस और, जैसे पेरेनीज क्या कर रहा है? पेरेनीज फ्रांस और स्पेन की सीमा बना रहा है। जूरा क्या कर रहा है? जूरा फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ठीक है। वॉसजेस पर्वत की अगर हम बात करें, ठीक, वॉसजेस पर्वत की बात करें तो वॉसजेस पर्वत कहां पर है आपका? फ्रांस में है, वॉसजेस माउंटेन्स, ठीक, फ्रांस में आपका वॉसजेस पर्वत, याद रखिएगा, ठीक। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है? जर्मनी में। फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा बना रहा है वॉसजेस पर्वत, फ्रांस व जर्मनी के बीच में सीमा बना रहा है वॉसजेस पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट है आपका जर्मनी में, ठीक, याद रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेस पर्वत के मध्य यहीं पर है राइन नदी घाटी। राइन, जैसे भारत में आप देखते हो नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटी है, इसी तरीके से यहां पर ब्लैक फॉरेस्ट पर भी यहां पर आपको एक घाटी देखने को मिलती है, ठीक। ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेस पर्वत के मध्य राइन की भ्रंश घाटी देखने को मिलती है। अगर आप देखोगे तो आपको एक दिखाई देगा हॉर्ज माउंटेन, ठीक, हॉर्ज माउंटेन जो जर्मनी में है, याद रखिएगा इसको, पर्वत श्रेणी मध्य जर्मनी में स्थित है। डन। उसके बाद यूराल पर्वत बताई दिया आपको, बर्खोयांस यूएस में, कार्पेंथेरियन आपको साइबेरिया और मॉन्टेनिग्रो के बीच में मिलेगा, और एपेनाइन पर्वत है आपका इटली में। डन। बर्खोयांस मैंने आपको बता दिया था विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र है जो साइबेरियन रीजन में है, विश्व का, पृथ्वी का शीत ध्रुव कहलाता है। यूराल पर्वत कैसा पर्वत है? ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है, जो यहां से यूराल नदी का उद्गम स्रोत भी है इसी यूराल पर्वत से। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स के बारे में बता दिए। माउंट एटना दोस्तों कहां पर है? तो माउंट एटना वही सिसिली, याद रखिएगा, इटली सिसिली, एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी याद रखना है ना। स्कैंडिनेवियन, इसका सर्वोच्च शिखर है गाल होपी गेन,
गाल होपिगेन स्कैंडिनेवियन का। आल्प्स पर्वत के बारे में बता दिया मैंने आपको, वलित पर्वत है, फ्रांस और इटली के मध्य सीमा ही बना रहा है ना। फ्रांस हो गया, इटली हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया। कॉकेशस के बारे में बता ही दिया कि रशिया में है कॉकेशस पर्वत। सर्वोच्च शिखर, पूरे यूरोप का सर्वोच्च शिखर जिसको हम बोलते हैं एल्ब्रुश, वो यहीं पर है। लोकेशन भी दिखा दी है, सारे को टेबुलर फॉर्म में लगा के आपको बता भी दिया है। और बताइए जीवन में क्या करना है इसके अलावा। सारा काम तो कर ही रहा हूं ना मैं, मैपिंग भी करके बता दिया पहले आपको, फिर टेबुलर फॉर्म में आपको दिखा भी दिया, ताकि आप लोगों को नोट्स भी ये बनते जाएं, नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएं आप लोगों के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यूरोप के अगर अपवाह तंत्र की बात करें, अगर यूरोप के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, तो बेसिकली हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। ठीक, ढेर सारी नदियां हैं यूरोप में, जिसको हमने 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। डन। तो पहली वो नदियां जो अटलांटिक ओशन में गिरती हैं, पहली वो नदियां जो अटलांटिक ओशन में गिरती हैं, दूसरी वो नदियां जो मेडिटेरेनियन सी में जाकर ड्रेन होती हैं, फिर वो नदियां जो कैस्पियन सागर में गिरती हैं, और वो नदियां जो फिर आर्कटिक ओशन में जाकर गिरती हैं। इस कैटेगरी के हिसाब से मैंने इसको 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। डन। अब आप देखोगे अलग अलग रिवर्स यहां पर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, देखिए ढेर सारी नदी है, शायद इसमें आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं लिखता जा रहा हूं कौन कौन सी नदी है जो आपको याद रखना है। जैसे एक देखो गजर यहां पर, तो इटली में एक नदी आपको दिखाई दे रही है जिसका नाम है पो रिवर, और दूसरी इटली में नदी दिखाई दे रही है आपको टाइबर। पो और टाइबर देखिए दोनों जरा, पो नदी और टाइबर नदी दोनों इटली में दिखाई देगी आपको। एक बड़ी प्रसिद्ध नदी है फ्रांस का, स्पेन, फ्रांस का जो पेरिस शहर है वो इसी नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसका नाम है सीन नदी। सीन फ्रांस में जो नदी है आपको देखने को मिल रही है, सीन है, लॉयर है, सीन है, लॉयर है और रोन है ना। फ्रांस में जो आपको रिवर देखने को मिल रही है वो कौन कौन सी है? सीन है, लॉयर है और रोन नदी है, ये फ्रांस में है। फ्रांस के बाद आप देखोगे इटली में आप देखोगे तो इटली में जो रिवर दिखाई दे रही है आपको, एक तो पो है और दूसरी टाइबर। पो और टाइबर दो नदियां आपको यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आप देखोगे दूसरा, इधर और ऊपर बढ़ के आएंगे तो जर्मनी की तरफ आओ आप, जर्मनी की तरफ। तो जर्मनी में आपको एक मेन नदी दिखाई देगी जिसका नाम है राइन नदी। राइन इंपॉर्टेंट रिवर है ना। जर्मनी में आपको एक रिवर दिखाई देती है, इसका नाम है राइन, और यही राइन रिवर है जहां राइन नदी घाटी भी इस नदी पर बनी हुई है, ठीक। जर्मनी में ही आपको एक और रिवर दिखाई देगी जिसका नाम है एल्ब। जर्मनी में ही एक और रिवर दिखाई देगी जिसका नाम है एल्ब, ठीक। उसके बाद आप पोलैंड में आओगे तो पोलैंड में आपको एक रिवर दिखाई देगी जिसका नाम है ओडर। एक ओडर और दूसरी है विस्चुला। ओडर और विस्चुला, देखो एक ये ओडर नदी है और ये विस्चुला। पोलैंड की राजधानी वार्सा इसी विस्चुला नदी पर बसा हुआ है, ठीक। दो नदियां आपको दिखाई देंगी, आप इधर आइए जरा, ठीक है। दो नदियां आपको दिखाई देंगी यूक्रेन में, नीस्टर और नीपर। यूक्रेन में एक है नीस्टर और दूसरा है नीपर। नीस्टर और नीपर, ये देखिए नीस्टर, आपके एटलस अगर इंग्लिश वाला एटलस है तो डी से स्पेलिंग शुरू हो रही होगी शायद उसकी, नीस्टर और नीपर, ठीक। अब आपको एक बड़ी रिवर है डॉन, ये देखिए रशिया में डॉन, के बाद दूसरी है वोल्गा जो यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक। तो रूस में एक तो यूराल नदी है, दूसरा है डॉन है और तीसरी है वोल्गा। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है यहां पर, जिसका नाम है, अब लिख रहा हूं मैं, डैन्यूब नदी, ठीक। लंदन में मिलती है आपको थेम्स नदी। ये लंदन आएंगे आप इधर, ये टाइन नदी है और यही आपको लंदन में मिलती है थेम्स नदी।
ठीक है, टाइन और थेम्स नदी आपको लंदन में देखने को मिलती है। डन। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। और ये जो डेन्यूब नदी है ये 10 देशों में प्रवाहित हो रही है, 10 कंट्रीज में प्रवाहित हो रही है, ये भी याद रखना है, भूलना नहीं है। चलो तो यूरोप महाद्वीप के प्रमुख नदियों की बात करते हैं, तो यूराल नदी की बात कर लेते हैं। तो यूराल नदी बेसिकली आप देखोगे क्या सिनेरियो है यूराल नदी का, ठीक है, रूस और कजाकिस्तान में, ठीक, रूस और कजाकिस्तान में। उद्गम कहां से है? यूराल पर्वत से। गिरती कहां पर है? कैस्पियन सागर में, ठीक है ना। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाती है। यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है यूराल नदी। वोल्गा जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है वोल्गा नदी, ठीक। वाल्देई की पहाड़ियां हैं या वाल्देई रिज माउंटेन से वहां से निकलती है और गिरती कहां पर है? कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। तो दोनों बड़ी बड़ी नदियां यूराल और वोल्गा दोनों कैस्पियन सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट है विस्चुला। विस्चुला अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, बाल्टिक सागर में जाकर गिरती है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। पोलैंड की सबसे लंबी नदी है वार्सा, जो पोलैंड की राजधानी है, देखिए क्या लिखा हुआ है, वार्सा जो पोलैंड की राजधानी है, ठीक, एवं क्राकाओ इसके तट पर दो शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो वार्सा और दूसरा एक तो राजधानी पोलैंड की वार्सा और दूसरा क्राकाओ, दोनों इसके तट पर बसे हुए हैं विस्चुला नदी के, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का यहां पर विकास हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको लॉर्ड्स होने के कारण इसको लॉर्ड्स को पोलैंड का मैनचेस्टर, लॉर्ड्स है यहां पर एक जगह है जिसको पोलैंड का मैनचेस्टर कहा जाता है। एल्ब नदी अभी मैंने आपको बताया जर्मनी और चेक रिपब्लिक दो देशों में बह रही है, ठीक है, क्लियर। जर्मनी का इसका शहर है हैम्बर्ग शहर, हैम्बर्ग पोर्ट भी है, ठीक, याद रखिएगा। डन। नेक्स्ट है स्प्री नदी, जर्मनी में है, ठीक है। उसके बाद राइन नदी इंपॉर्टेंट है, देखिए राइन नदी कहां कहां दिख रही है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिंचेस्टाइन, फ्रांस और नीदरलैंड, इतनी जगहों पर बह रही है आपकी ये कौन सी नदी? राइन नदी। स्विट्जरलैंड, जर्मनी में तो खैर है ही है, ठीक है, जर्मनी में तो है ही है, जर्मनी में तो खैर है ही है, जर्मनी के साथ स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, लिंचेस्टाइन, फ्रांस और नीदरलैंड में ये रिवर प्रवाहित हो रही है। डन। उसके बाद आप देखोगे तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आल्प माउंटेन से निकल रही है, ठीक है, आल्प पर्वत से निकल रही है, उत्तरी सागर में, यानी जहां नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर में ड्रेन हो रही है, ठीक है। नीदरलैंड का एक बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम है रॉटरडैम। रॉटरडैम इसी नदी के मुहाने पर है, ठीक है। यूरोप का सबसे बिजिएस्ट रूट है ये, अंतःस्थलीय जलमार्ग है, ठीक है। जर्मनी का वेन और स्विट्जरलैंड का बेसेल शहर इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं, ठीक है। जर्मनी का एक शहर है बेन या बर्न भी उसको बोल देते हैं, ठीक है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट भी है यहां पर, ठीक है, तसे और फ्रांस का वॉस्जेस पर्वत भी इसके पूर्व में अवस्थित है। तो इस मतलब जो राइन नदी है, आप समझो जरा, राइन नदी के एक तरफ ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है, पूर्व में इसके ब्लैक फॉरेस्ट है और उसके पश्चिम में आपको वॉस्जेस पर्वत दिख रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से यहां पर आपको बन रही है राइन नदी घाटी, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, एक तरफ कौन सा पर्वत है, जैसे आपने भारत में कैसे, भारत में एक तरफ विंध्य है और उसके नीचे फिर सतपुड़ा है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बह रही है नर्मदा नदी। इसी तरीके से यहाँ पर एक तरफ कौन सा है, एक तरफ है वॉस्जेस पर्वत और एक तरफ है वॉस्जेस, पूर्व में है आपका ब्लैक और पश्चिम में है वॉस्जेस, ठीक, और उसके बीच में प्रवाहित हो रही है राइन नदी, ठीक। सीन नदी इंग्लिश चैनल में ड्रेन हो रही है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है इसी तट पर, इसी नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है ना। पेरिस फ्रांस की जनसंख्या का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर। लॉयर भी नदी अभी फ्रांस पे ही है, ठीक है। नॉन्टेस नाम का शहर इसका बसा हुआ जो कागज उद्योग के लिए फेमस है। गैरोनी छोड़ो तो इंपॉर्टेंट है। टॉगस स्पेन और पुर्तगाल की फेमस नदी है, टॉगस नदी स्पेन और पुर्तगाल की फेमस नदी है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन इसी के तट पर बसा हुआ है और स्पेन और पुर्तगाल के बीच में ये सीमा भी बना रही है, ठीक। जैसे पेरिनीस पर्वत थे
जो स्पेन और पुर्तगाल के बीच में सीमा, जैसे सॉरी पिरेनीज पर्वत नहीं, पिरेनीज पर्वत तो स्पेन और फ्रांस के बीच में सीमा बना रहे हैं, लेकिन पुर्तगाल और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाली नदी का नाम है टॉगस नदी। ठीक, उसके बाद एब्रो रिवर देख लेते हो तो स्पेन में है। ठीक है, रोन रिवर की बात करें तो लियोन की खाड़ी में मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। ठीक है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस दो प्रमुख देशों से होकर यह नदी बह रही है। पो नदी इटली की गंगा कहते हैं, आल्प्स पर्वत से निकल रही है, एड्रियाटिक सागर में गिरती है, इटली की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यह इटली में जो लोम्बार्डी का मैदान है वहां से प्रवाहित होती है और यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, यूरोप का, याद रखिएगा, सर्वाधिक है, यह लोम्बार्डी के मैदान से प्रवाहित होती है, जो यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है। आई होप ये हो गया इतना आप लोगों का मसला क्लियर। ठीक है ना। टाइबर नदी मैंने अभी बता दिया आपको, इटली में है। डेन्यूब नदी की जिसकी मैं बात कर रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट है डेन्यूब रिवर। डेन्यूब रिवर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेन्यूब देखो आप इतने देशों से होकर बह रही है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, क्रोएशिया, सर्बिया, यहां से बह रही है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट निकलती कहां से है, ये इंपॉर्टेंट है। निकलती कहां से है तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है और ब्लैक सी में ही जाकर ड्रेन होती है डेन्यूब नदी। ठीक है ना। नीस्टर और नीपर दोनों यूक्रेन की नदी है, बता दिया मैंने आपको। डॉन नदी जो है अजोव सागर में गिरती है। ठीक है, और टेम्स नदी जो है लंदन में है। टेम्स नदी कहां पर है, लंदन में, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यूरोप के कुछ प्रमुख उद्योग हैं, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हैं यूरोप की, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म में मैंने आपके सामने डाल दिया है, ये सारी इंडस्ट्रीज देख लीजिए। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के लिए ये सारे शहर फेमस हैं। लोहा इस्पात के लिए ये सारे शहर हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल आप ओपन करके देखिएगा, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आपको ये यहाँ पर अपलोड भी हो जाएगी। ऑटोमोबाइल उद्योग देख लीजिए, ये सारे ऑटोमोबाइल उद्योग हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग शहर हैं, क्षेत्र हैं ये। ठीक है, जैसे हम बात करें इंजीनियरिंग की बात करें तो जर्मनी में आप देखोगे तो जर्मनी में आप यहां देखिए तो रूर और राइन की घाटी में बंदरगाह नगर है ना। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करें तो ब्रिटेन और इटली का मिलान है। सूती वस्त्र उद्योग में मैनचेस्टर है, बोस्टन है, ब्रेकफोर्ड है ना। कागज उद्योग की बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी यहां पर कागज के लिए फेमस है ये। ठीक है, वायुयान उद्योग के लिए दो शहर है, लंदन, बर्मिंघम और कोवेंट्री। कोवेंट्री भी एक शहर है यूके का ही। ठीक है ना। जलयान उद्योग के लिए सारे शहरों के नाम लिखे। अब यूरोप के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। टुलूज विमान उद्योग के लिए फेमस है, याद रखिएगा। टुलूज किसके लिए फेमस है, टुलूज विमान उद्योग के लिए फेमस है। ये सारा आप नोट कर लीजिएगा बाद में, है ना। आप सबको ये कंटेंट मैटर मिल जाएगा, इसकी चिंता मत करना। ये मैंने अलग अलग किताबों से, अलग अलग जगहों से आपको एक कंसोलिडेट करके आपके लिए एक पेज पर रखा हुआ है सारा, है ना, ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े, आपको बस इसको याद करना है, ताकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आए तो आपसे गलती नहीं हो। ठीक है, टुलूज, लियोन्स, एंटवर्प बेल्जियम हीरा व्यापारिक केंद्र है, पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं। एंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच में कंट्री है। डॉगर बैंक मछली पालन के लिए फेमस है नॉर्थ सी पे। सबसे बड़ा कटलरी शहर शेफील्ड है इंग्लैंड का। डॉर्टमंड लौह इस्पात के लिए फेमस है। मर्सेलिस बंदरगाह है भूमध्य सागर पर। वाइनयार्ड फ्रांस का है। लोयर नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। कोर्सिका फ्रांस भूमध्य सागर के बीच में है। ये सारे के सारे फैक्ट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कुजबास देखो, इस बार जो है आप देखोगे तो एक बार कई बार आरओ में भी क्वेश्चन यहां से पूछा गया। जो कुजबास पिचोरा टंगस कोयला उत्पादन क्षेत्र है रशिया का। ठीक है, अब इस बार जो आरओ की परीक्षा हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कुजबास से। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है। ढेर इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि आप देखोगे यहां पर कि हम इस समय चल रहे हैं होली हंगामा ऑफर के साथ। दोस्तों, उत्कर्ष सिविल सर्विसेज लेके आया है आप लोगों के लिए होली हंगामा ऑफर, और इस होली हंगामा ऑफर में यूपीएससी एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, यूपीएससी एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप लोगों को मिल रही है 90% तक का डिस्काउंट। यूपीएससी ऑनलाइन के सभी कोर्सेज पर मिल रहा है 90% का डिस्काउंट, और साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी मिल रही है। तो 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और 90% डिस्काउंट यूपीएससी के सभी कोर्सेज पर मिल रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, आज है 25 तारीख और ये ऑफर वैलिड रहने वाला है आपके लिए 28 मार्च तक। ये ऑफर वैलिड रहेगा, तो 28 मार्च के पहले पहले आप अपने कोर्स में एनरोल कर लीजिए। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है,
ठीक है। और उस यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं तो जिस यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की फीस 70,000 रुपए है, वो केवल और केवल आपको, अगर आप इस होली हंगामा ऑफर में लेते हैं उस कोर्स को, तो केवल 12,500 रुपए में आपको वो कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा ये पूरा सेशन होता है समाप्त। याद रखिएगा, ऑफर का जरूर ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आप उत्कर्ष एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां पर आप यूपीएससी के कोर्सेज में जाके एनरोल करके अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान करिए। ठीक है जी, चलिए, तो इसी के साथ हमने इस कॉन्टिनेंट को भी पूरा समाप्त किया और मैंने आपको इस होली ऑफर के बारे में भी पूरी जानकारी दी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।